चलो भाई, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा? लास्ट क्लास में मैंने आपको जेड स्टार का टेबल बोला था बनाने के लिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना? तो एक बारी आप मुझे याद दिलाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था, मैंने कैसे समझाया था आपको कि जैसे सोडियम का एग्जांपल लेके मैंने बोला था बेटा इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो न्यूक्लियस में अगर 11 प्रोटॉन है, बाहर पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है और आखिरी वाले में 1 है। तो भाई मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो न्यूक्लियस से 11 प्रोटॉन इज अट्रैक्टिंग इट, जिसको मैं Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और बाहर की तरफ धक्का इसको कैसे मिल रहा है? सिग्मा से। धक्का कौन देगा? इनर इलेक्ट्रॉन देंगे। यही इसको प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से, या न्यूक्लियस के पावर को ये शील्ड करने की कोशिश करता है, इसलिए इसको बोलते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, सिग्मा को। एंड जेड आपको मालूम है न्यूक्लियर। इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी ओवरऑल जो नेट रिजल्टेंट अंदर की तरफ लगता है, वही क्या है हमारा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड स्टार, जेड माइनस सिग्मा, ऐसे बोलते हैं। अब भाई मैंने सिग्मा का आपको रूल समझाया था कैलकुलेट करने के लिए, सिग्मा कैसे निकालते हैं ये समझाया था, ध्यान है? कैसे होता है? मैंने बोला था सबसे पहले आप हर चीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आप स्लेटर कन्फिग्रेशन करोगे, स्लेटर कन्फिग्रेशन करने के बाद आप वो रूल लगाओगे। रूल में 4 रूल थे हमारे पास एस एंड पी के लिए, और 3 किसके लिए थे? जब वो डी और एफ का हो। तो चारों रूल ध्यान है, एस एंड पी वाले कौन से थे? पहला, राइट साइड वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, 0 कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरा, उसी ग्रुप का हो, वहां एक प्रिकॉशन ये लेना है कि उस जगह पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन जिस पे हम देख रहे हैं उसको छोड़ के बाकियों पे ध्यान देना है, ठीक है? उस 0.35 है, उसके n-1 वाला जो रहेगा वो 0.85 और फर्दर इनसाइड 1। डी के केस में रूल क्या होता है? सेम डी या एफ का है तो उसका 0.35 है, उसके लेफ्ट साइड में कोई भी हो उसका 1। इतना रूल था, एकदम क्लियर था। चलो फिर मैंने टेबल बनाने के लिए बोला था सोडियम से लेकर के नीचे। लिथियम का तो हम लोगों ने कल देख लिया था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, व्हेन वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर की तरफ जा, क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे? बोलो। हाँ जी बिल्कुल, द वैल्यू ऑफ जेड स्टार इंक्रीजेस ग्रेजुअली, इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली। अब जब ऊपर से नीचे जाओगे तो आप लिथियम का अगर कैलकुलेट किया हो, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, एक बारी करके देखो। नहीं किया है अभी तक? 3 हुए हैं, चलो बताओ इसका कितना था? 1 पॉइंट, सोडियम का 2.05 है या 50 आ रहा है? इसके नीचे? नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से कुछ गलत। जेड स्टार में पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा, फिर से। नहीं बेटा, पोटेशियम का भी गलत है, पोटेशियम का भी गलत है। फिर से कैलकुलेट करो पोटेशियम का, दोबारा कैलकुलेट करो, अभी कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट, मैंने क्या समझाया था आपको अभी? क्या समझाया मैंने? कि भाई ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार की वैल्यू क्या होती है? जेड माइनस सिग्मा, और वो है क्या? जो नेट में इनसाइड की तरफ फोर्सेस लगते हैं उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है? रूल, चारों रूल याद रखो। सबसे पहला, जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से टाइप का इलेक्ट्रॉन? राइट साइड वाले जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका सिग्मा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 0। जो भी इलेक्ट्रॉन आपने सेलेक्ट किया है, सेम ग्रुप में कितना होता है? सेम ग्रुप 0.35। n-1 वाले का क्या होता है? 0.85। एंड फर्दर इनसाइड का कितना होता है? कितना होता है? 1 होता है। तो चलो देखते हैं, मैं पोटेशियम की बात कर रहा हूँ। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1, यही है ना? अब आप पहला तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन। स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन में बस इतना ही फर्क है कि sp का इकट्ठे ग्रुप बनाते हैं और शेल के हिसाब से अरेंज करते हैं।
तो अब भाई इस पे निकालना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर तो और कोई बचा ही नहीं, तो सेम ग्रुप वाला जो 0.35 था वो 0.35 इंटू 0 हो। अब n-1 0.8, n-1 का मतलब थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल था, कितना आएगा ये 2n6 मिला के 8 इंटू 0.85 ना, ये सिग्मा निकाल रहा हूं। और उसके बाद अंदर वालों का कितना होता है 1, समझ रहे हो ना। तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इस वजह से मैं बोल रहा था कि गलत है। तो 6 2 8 2 10 हो गए ना, बोलो। तो अब आपका भाई सिग्मा आ गया 10 प्लस दिस, तो जेड स्टार की वैल्यू कितनी आएगी, जेड कितना है भाई उसका पोटेशियम का 19 होता है ना, 19 माइनस 10 माइनस 8 इंटू 0.85 माइ, बस खत्म। तो ये कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये 9 माइनस 8 इंटू 0.85, बताओ भाई कितना आएगा ये 2.2 आ रहा है। 6.8 आएगा ये, तो हाँ 2.2 आएगा। फिर एक बार ये ट्राई करो, आप सोडियम के लिए भी चेक करो, सोडियम के लिए भी चेक करो, शायद वो सही हो। आप करो, जल्दी करो। सोडियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p 6 3s1, ग्रुप बना लिया sp का इकट्ठे, बोलो। तो भाई क्या आ गया यहाँ पे, हाँ 0 इंटू 0.35, खत्म हो गया ये। अंदर वाला n-1 8 इंटू 0.85, वो तो वही वैल्यू आएगी जो वहां पे आई थी, कितना 8 इंटू कितना आएगा 6.4 आएगा ना, सॉरी 6.8 है ना। और अंदर वाला क्या आएगा 2, ये आ गया सिग्मा। तो जेड स्टार कितना आएगा भाई 11 माइनस 2 माइनस 6.8, यानी 9 माइनस 6.8 कितना आ रहा है, वही 2.2। इसका मतलब ये गलत है, कैसे कैलकुलेट किया था, देखो इसमें कोई गलती तो नहीं है जो मैंने किया है, ठीक है ना। सेम शेल का उतना ही आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि ये भी 2.2, ये गलत है, आपने जो भी कैलकुलेट किया है गलत है, ठीक। अब आप देखो क्या हो रहा है 2.2, फिर नीचे देखोगे 2.2, फिर नीचे देखोगे 2.2, करके देख लेना, सबका 2.2 आएगा। पता है क्यों, क्योंकि अब आप बाहर जाते जा रहे हो और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो एक्स्ट्रा प्रोटॉन को कैंसिल करते चले जाएंगे। किसकी, हाँ लेकिन हम निकाल किसके लिए रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन के, आउटर मोस्ट के लिए निकाल रहे हैं, तो अंदर वाले तो n-1 की तरह काउंट होंगे ना। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जेड स्टार की वैल्यू ऊपर से नीचे जाने पे अगर आप ध्यान से देखो तो नियरली कांस्टेंट रह रही, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है पहले और उसके बाद नियरली कांस्टेंट रह रही। ये बात मैं आपको देखो, इतना पूरा जितना भी मैंने कल से आज तक आपको कहानी सुनाया उसमें बस दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहला लेफ्ट टू राइट जाने से वो वैल्यू बढ़ता है, दूसरा ऊपर से नीचे जाने पे लगभग कांस्टेंट रहता है। अगर ये दो बातें आप दिमाग में रख सकते हो तो पुराने चीजों का कोई खास मतलब नहीं है, समझ गए ना। और थोड़ा सा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो सेंस मैंने आपको समझाया था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिग्मा वैल्यू सेम हो जाएगा, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन सेम हो बाहर की तरफ धक्का भी सेम ही लगने वाला है, ठीक है। चलो, तो अब अगर इस नोट करके ये बात लिख लेना, जेड स्टार के लिए when we move down in a group, when we move down in a group, when we move down in a group from top to bottom, the value of z star is approximately constant, the value of z star is approximately constant, है ना।
अंडरस्टूड? और चीज दिखाता हूं मैं, और कुछ बातें दिखा। पीरियोडिक टेबल को देखो, वहां से आपको क्लैरिटी आएगी थोड़ी। पीरियोडिक टेबल को देखो आप ध्यान से। तो हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीरियम, फ्रांसियम, मैं हाइड्रोजन को छोड़ दे रहा हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, देन एंड करते करते जिंक तक। ठीक है। स्कैंडियम के नीचे यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, जिरकोनियम, हफ्नियम, रदरफोर्डियम। अब आपको मालूम है कि लैंथेनम एंड एक्टिनियम के बाद हमारे पास क्या है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। बोलिए भाई, कौन है? सीरियम, प्राजियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, बोलो, स्मैरियम, बोलो, यूरोपियम, फिर गैडोलिनियम। ये याद है कॉन्फ़िगरेशन में? ये सब एकदम हिट करना चाहिए दिमाग में, लिखते ही दिमाग में आ जानी चाहिए जो चीज हमने पढ़ी है ना। गैडोलिनियम, एंड इसके बाद आप ऐसे करते करते लास्ट में कहां पहुंचोगे? ल्यूटेशियम। और ऐसे ही थोरियम, बोलो, पीए था ना, क्या था बताओ? प्रोटेक्टिनियम। तो लास्ट में क्या है? एल आर, लॉरेंशियम। अब क्या हो रहा है कि देखो, जब आप लैंथेनम के बाद हाफनियम पे जा रहे हो और यट्रियम के बाद जिरकोनियम पे जा रहे हो, यहां पे एटॉमिक नंबर में 1 का चेंज आ रहा है, जबकि लैंथेनम से हाफनियम के बीच में 14 एटम्स आर देयर। इससे पता है क्या फर्क पड़ता है? आप बताओ, जब भी आप लैंथेनम के बाद यहां जा रहे हो, शेल तो नहीं चेंज हो रहा है भाई, पीरियड तो वही है, 6 पीरियड। एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन, एक एक प्रोटॉन और आते चले गए। तो जब भी किसी पीरियड में आप आगे बढ़ते हो तो ग्रेजुअली जेड स्टार की वैल्यू बढ़ती है। जेड भी बढ़ता है, सिग्मा भी बढ़ता है, लेकिन जेड स्टार भी बढ़ता है, तीनों ही बढ़ते हैं। अरे सिग्मा 0.35 बढ़ता है, जेड 1 से बढ़ता है, तो इसलिए 1 माइनस 0.35 करते हो तो 0.65 का डिफरेंस आता है। बोलो भाई, यही तो किया था ना हमने पीरियड में। तो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, जेड स्टार की वैल्यू यहां तक आते आते बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब ये इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ना कि इसके बाद से ले करके आपको पता है ये इफेक्ट कहां तक आपको देखने को मिलता है? ये थैलियम है, यहाँ कार्बन, सिलिकॉन, लेड, आ रहा है बात समझ? यहां तक आपको देखने को मिलता है वो इफेक्ट, कि ये जो सडन राइज है जेड स्टार वैल्यू में, ये फर्क डालता है। जेड स्टार वैल्यू अगर बढ़ जाए तो क्या क्या बढ़ सकता है भाई? अगर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए बहुत ज्यादा, तो साइज को क्या करेगा? छोटा कर देगा। इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लैंथेनॉइड एलिमेंट्स के वजह से ये चीज हुई। और अगर जेड स्टार बढ़ जाए तो कितने लोग समझ पा रहे हो कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी भाई, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा। और इफेक्ट समझा रहा हूं, ये इतना पावरफुल होता है कि देखो, इसके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होता है, अग्री करते हो? ये NH2NP2 होता है। आप अगर यहाँ P1 P2 की बात करो और S की बात करो, ये इतना पावरफुल हो जाता है कि S इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराने में उन्हें दिक्कत आती है। इसलिए थैलियम और लेड के S वाले इलेक्ट्रॉन लगभग इनर्ट बिहेव करते हैं, इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो पूछता भी एग्जाम में, थैलियम का कौन सा स्टेट स्टेबल है? तो आंसर है थैलियम का +1 ज्यादा स्टेबल है +3 से, जबकि लेड का +2 ज्यादा स्टेबल है +4 से। क्यों +4 नहीं हुआ? जबकि 4 इलेक्ट्रॉन से इधर, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, क्यों नहीं 3 हुआ? तो इसका 1 एंड 3 मोर कॉमन होता है, इसका 2 एंड 4 होता है। 2 P से निकाल लो और S से निकाल लो। लेकिन नीचे वालों में लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि S के इलेक्ट्रॉन इनर्ट की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये सब चीजों का रीजन बस एक है, क्या? ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना।
तो यानी जो मैं ऊपर से नीचे जाने पे बोल रहा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी नियरली कांस्टेंट, वो यहां चलेगा, इनफैक्ट यहां तक भी चलता है, बट इसके बाद गड़बड़ होने लगता है। समझ गए? बोरॉन फैमिली के अंदर देखने को ऐसा मिलता है, जो प्रॉब्लम यहाँ पे लैंथेनम के बाद हॉफनियम में आई, वही प्रॉब्लम देखो मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एक का गैप है, जबकि कैल्शियम के बाद गैलियम 10 का गैप है बीच में। तो यहां पे भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि यहां बोलते हैं गैलियम पे असर ज्यादा पड़ता है, इसलिए गैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है। आ रहा है बात समझ में? ये असर यहां पे भी देखने को मिलता है। इसको हम डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि इनर में डी वाले आ गए, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो जो इरेगुलरिटीज है एक बोरॉन फैमिली में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, कार्बन में यहां लास्ट में देखने को मिलता है थोड़ी बहुत, और बाकी डी ब्लॉक के अंदर तो तुम्हें ये चीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लिखो ये बात नोट करके, बहुत अच्छे से लिखना है इसको। इन सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट, ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट है बेटा? ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट। इन सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट आफ्टर लैंथेनम, या यूं कह सकते हो बिटवीन लैंथेनम एंड हॉफनियम, between lanthanum and hafnium there is a gap of 14 elements. There is a gap of 14 elements. किसका 14 एलिमेंट है? एफ ब्लॉक का। इसको ट्रांजिशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये इनर ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन के अंदर है ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये क्या है? इनर ट्रांजिशन, 14 एलिमेंट्स। अंडरस्टूड? सो there is a gap of 14 elements which results huge jump of Z star value, huge jump of Z star value। आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, दिस सडन इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या दिस एबनॉर्मल या सडन इंक्रीज इन Z star value causes contraction in size, contraction in size, which is termed as lanthanoid contraction, which is termed as lanthanoid contraction। आगे लिखो, this sudden jump in Z star value increases ionization energy value, increases ionization energy value, इलेक्ट्रॉन को निकालने में डिफिकल्टी आती। और ये कहां तक इफेक्ट विजिबल होता है? होता तो पूरे अक्रॉस है, लेकिन जो दिखता है, जो एबनॉर्मेलिटीज दिखती हैं, वो कार्बन फैमिली तक दिखाई देता है। ये प्रॉब्लम आपको कार्बन फैमिली तक देखने को मिलेगा। कौन सा? आयोनाइजेशन वाला, खास करके। सारी चीजें नहीं दिखती हैं, बट आयोनाइजेशन वाली चीजें दिखती है। अंडरस्टूड? बोलो। इसी तरीके से बोरॉन फैमिली में भी आप बोल सकते हो, बिटवीन कैल्शियम टू गैलियम there is a gap of 10 elements, again that causes increase in Z star value। तो यहां पे भी साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है गैलियम का। इसको क्या बोलेंगे हम? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। अंडरस्टूड? तो याद रहेगा, यहां पे भी इसके बारे में भी लिख लो। सिमिलरली between calcium and gallium there is gap, और ये पीरियोडिक टेबल बना लेना, ये दिखाओगे तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये विजिबल इंपैक्ट डालता है। कई बार ये कहानियां आपको याद नहीं रहेंगी, ये डायग्राम बना लोगे ना और ऐसे दिखा लोगे, देखते ही सारी थियरी दिमाग में आ जाती है कि हाँ यार ये ऐसा ऐसा हो रहा। कहानी लिखोगे तो भूल सकता है एग्जाम। ठीक है? बिटवीन कैल्शियम एंड गैलियम देयर इज गैप ऑफ 10 डी
block elements which causes sudden rise in Z star value from calcium to gallium. तो कैल्शियम टू गैलियम है जबकि मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम नहीं है, एक ही यूनिट का गैप। ओके, तो ये क्या इंपैक्ट करता है? दैट इम्पैक्ट इन डिक्रीज या कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज ऑफ गैलियम, दैट इम्पैक्ट by decreasing the size of gallium and increasing its ionization energy. And ये इफेक्ट को क्या बोलते हैं? And this effect is known as d orbital contraction. d orbital contraction. d orbital contraction. सबको क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? आगे देखे, है ना? तो चलो, तो अब आपको Z स्टार का आइडिया लग गया पूरा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है। तो अब हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, साइज। हेडिंग डालो, साइज। पता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अगर ढंग से पढ़ लो ना, तो कोई भी ब्लॉक पढ़ोगे, वो एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, स्टार्टिंग के जो 10% 15% कंटेंट होते हैं सबके इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। साइज कैसे वेरी कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है ना, इन सब के बारे में रहता है। तो एटॉमिक साइज बताओ। अब मेरे को ये बताओ कि जब हम साइज की बात करते हैं, जब भी हम साइज की बात करते हैं, एटॉमिक साइज मान लो, है ना, क्या इसका कोई प्रैक्टिकल मीनिंग है? या साइज हम क्या, कोई हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम निकाल सकते हैं? सर हाइड्रोजन लाइक के लिए तो फिर भी था, लेकिन आगे चलकर उसको भी गलत कर दिया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने उसको भी गलत कर दिया। तो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला था ना 0.53 n² बाई z एंगस्ट्रॉम, याद है ना फॉर्मूला? तो वो था, लेकिन उसको भी आगे चलकर गलत कर दिया। तो हमारे पास वो भी H लाइक स्पीसीज के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो वो भी नहीं था। एंड हमने नया चीज जो पढ़ा कि भाई ऑर्बिटल क्या होता है। व्हाट इज ऑर्बिटल? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वहां भी हम मैक्सिमम की बात करते हैं, हम ये नहीं बोलते 100% वहां मिलने वाला है। तो एटम की कोई स्पेसिफिक बाउंड्री है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत दूर तक जा सकते हैं, आगे की पॉसिबिलिटी कम होगी, इसलिए हम लोग उस जगह तक लेने की कोशिश करते हैं जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाए। अब इसका भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो साइज मोस्टली प्रैक्टिकल तरीकों से निकाला जाता है, प्रैक्टिकल मेथड्स हैं साइज निकालने के। वो कैसे? तो प्रैक्टिकल जो तरीका है वो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से डिराइव्ड है। किसी भी चीज जिसका आपको साइज निकालना हो प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली, तो हम लोग पहले सॉलिड फॉर्म में उसके देखने की कोशिश करते हैं। मान लो ये सॉलिड है, अब ये सॉलिड में क्या मेथड लगता है? इधर से एक्सरे आती है, एक्सरे इधर से आता है और डिफ्रैक्ट होता है, और इसी डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम यहां पे कहीं पर्दे पे ऑब्टेन करते हैं और इससे एक फॉर्मूला लगाते हैं 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये वेव का डिफ्रैक्शन पैटर्न है। इसको बोलते हैं ब्रैग्स। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? ब्रैग्स, सॉरी, ब्रैग्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन। तो यहां पे d क्या होता है? d बेसिकली दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस है, ऐसा ऐसा। और ये अगर हमें मिल गया, ये अगर मेरे को मिल गया तो कितने लगते रहे हो? ये मिल गया सर, तो d डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, रफली आपको साइज मिल जाए।
तो इस इक्वेशन से हम निकालते हैं साइज प्रैक्टिकली। एक्सरे डिफ्रैक्शन, कौन सा रेडिएशन भेजते हैं? एक्सरे। पूछा भी जाता है एग्जाम में, एक्सरे क्यों भेजते हो? क्यों नहीं अल्ट्रावायलेट को भेज देते हो? क्यों नहीं रेडियो वेव को भेज देते हो? तो रेडियो वेव कभी डिफ्रैक्शन पैटर्न अच्छे देंगे ही नहीं, क्योंकि डिफ्रैक्शन वही अच्छा देता है जिसका वेवलेंथ इनके स्पेसिंग को मैच कर रहा हो। आपको एटॉमिक साइज मालूम है कितना होता है एंगस्ट्रॉम में? तो हमें वो वेव चाहिए जिसका वेवलेंथ भी एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो एक्सरे का वेवलेंथ किस ऑर्डर का होता है? एंगस्ट्रॉम का। दैट्स व्हाई वी यूज, लिखो, देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट साइज, there is no meaning of absolute size of an atom. There is no meaning of absolute size of an atom. There is no meaning of absolute size of an atom. Why? Why is it so? Because there is always some possibility of finding electron beyond any boundary. Always some possibility of finding an electron beyond the boundary of orbital. Beyond the boundary of orbital. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, एटॉमिक ऑब्लिक आयोनिक, एटॉमिक या फिर आयोनिक साइज, एटॉमिक और आयोनिक साइजेस आर कैलकुलेटेड experimentally with the help of X-ray diffraction, with the help of X-ray diffraction using Bragg's equation, X-ray diffraction using Bragg's equation. Using Bragg's equation, लिख लिया? बोलो, चलो अब आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये लिख लो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और ये पॉइंट लिख लो कि एक्सरे क्यों यूज करते हैं। वी यूज एक्सरे बिकॉज द डिफ्रैक्शन पैटर्न we use X-ray because diffraction pattern is excellent when the wavelength of the light used matches with atomic spacing. Atomic spacing. Recording in progress. क्या मैंने आपको बताया कि एक्सरे जब भी यूज होगा तो उसका जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है और एटॉमिक स्पेसिंग भी एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। तो जब ये दोनों मैच करते हैं या यूं कह लो उसके ऑर्डर का होता है एटॉमिक स्पेसिंग का, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न अच्छा मिलता है ना? याद रहेगा सबको? सो दैट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग द एक्सरे। तो इसका मतलब कि अब हमारे पास प्रैक्टिकल तरीका है, तो यानी जैसे जैसे सॉलिड मिलेंगे हम उस तरह की टर्मिनोलॉजी लेंगे। इसलिए रेडियस में ना कई तरह के रेडियस डिफाइन होते हैं। जैसे मैं आपको नाम लूं, कोवलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, मेटालिक, और चौथा आता है कौन सा? हाँ जी, वॉन डर वाल रेडियस। भाई देखो, जब आप, मैंने बताया कि प्रैक्टिकल तरीका ही है अगर हमें उसको निकालने का,
तो प्रैक्टिकल तरीके में हमारे पास पहले देखना पड़ेगा सॉलिड कौन सा है, एंड उस सॉलिड के हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे। बोलो, जैसा सॉलिड है उसके हिसाब से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सॉलिड कितने तरह के होते हैं भाई? आयनिक सॉलिड होते हैं, मेटल का जो सॉलिड बनता है वो है, कोवलेंट सॉलिड होता है ना? हाँ, तो उतने तरह के हमारे पास रेडियस है। तो लिख लो, डिपेंडिंग ऑन द बॉन्डिंग इन द सॉलिड, depending on the type of bonding in the solid, there are four types of radius, four types of radius। कौन से हैं वो चार तरह के रेडियस? सबका नाम लिख लो आप। कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वॉन-डेर-वाल रेडियस। ठीक है, कर लिया नोट? हाँ, ये चारों। अब कोवलेंट रेडियस कहां पे आएगा? जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया किसका बेटा, मान लो मैंने एक H2 का एग्जांपल ले लिया, HH। तो आपको मालूम है कि भाई यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसे एटम्स ओवरलैप किए होंगे। इनके बीच का अगर मुझे मालूम चल जाए बॉन्ड लेंथ, मालूम चल जाएगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन कराएंगे तो बॉन्ड लेंथ बाई 2 कर दूंगा, तो दैट विल गिव अस द कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। और ये मुझे मिल जाता है, इंटरन्यूक्लियर स्पेसिंग हमें मिल जाता है एक्सरे डिफ्रैक्शन से, वो जो ब्रैग्स इक्वेशन लगा के करते हैं। तो ये लिखो, कोवलेंट रेडियस के अंदर लिखो, दिस टर्म विल बी यूज्ड व्हेन देयर इज कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन टू एटम्स। और ये डायग्राम से इसको दिखा लो, ये ओवरलैप दिखा रहा है। ये कॉमन रीजन क्या है? ओवरलैप दिखाने की कोशिश कर दो एटम के बीच। ठीक है, दूसरा आते हैं आयनिक रेडियस। भाई आयनिक रेडियस कहां यूज होगा? इन केस व्हेन देयर इज आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में भाई क्या होगा? कैटायंस होंगे और एनायंस होंगे। बोलो, तो इनके बीच का जो स्पेस मिलता है, अगर इसको मैं डी बोल दूं, तो इस d को इंटर आयोनिक डिस्टेंस, d व्हाट इज d? इंटर आयोनिक, इसको मैं बोल सकता हूं स्मॉल r प्लस कैपिटल R, वेयर r इज द रेडियस ऑफ Na प्लस एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ Cl माइनस। So now ionic radius term will be used in case of ionic compound. क्लियर? कोवेलेंट रेडियस हो गया, आयनिक रेडियस हो गया, मेटालिक रेडियस हो गया, वॉन डेर वाल्स रेडियस। अब मेटालिक रेडियस कहां पे यूज होगा बेटा? मेटालिक रेडियस कहां यूज होगा? जहां पे मेटल मेटल की बॉन्डिंग है। तो लिखो, दिस टर्म विल बी यूज्ड इन केस ऑफ मेटल्स। अंडरस्टूड?
तो ये आखिरी वाला कहां यूज होगा? तो आइडियली देखो, वॉन्डरवॉल रेडियस का टर्म वहां यूज होता है जहां पे कोई बॉन्ड ही नहीं बनता है। देखो, दिस टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम। अब देखो, इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या है आपको मालूम है? नोबल गैसेस किसी से बॉन्ड नहीं बनाते, खुद से भी नहीं बनाते भाई, इसलिए वो क्या है? गैस स्टेट में, isn't it? आप अगर देखो ध्यान से तो हीलियम को लिक्विड बनाने में हमें 4 केल्विन तक जाना पड़ता है, 4 केल्विन के आसपास जाना। 4 केल्विन मजाक बात नहीं है, लगभग -270 के आसपास पहुंच रहे, 269-70 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहे, तो जाके आप 4 केल्विन के आसपास पहुंच रहे हो। यहाँ -4-5 डिग्री होता नहीं है कि हालत खराब हो जाती है हमारी। इतना लो टेम्परेचर पे जाकर के हीलियम लिक्विड के फॉर्म में बनता है। तो और कहीं नीचे जाएंगे तो शायद सॉलिड भी बन जाए। हाइड्रोजन को ऐसे ही नीचे लेके आओगे तो वो सॉलिड बन जाता है। तो जब भी आप लेके आ रहे हो इनको, तो कहीं ना कहीं तो ये भी सॉलिड बनता है। ऐसे नियॉन थोड़ा थोड़ा ऊपर ही जाकर के सॉलिड बन जाता है। तो जब भी नियॉन सॉलिड बनेगा तो दो नियॉन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तो जब कोई बॉन्ड नहीं है बेटा, तो नेचुरली इनके बीच का जो आप डिस्टेंस निकालोगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी, और उसका डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो इसी को बोलते हैं वॉन्डरवॉल रेडियस। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई किसी एटम के लिए अगर दोनों रेडियस टर्म हम निकालें, जैसे हाइड्रोजन का अगर मैं कोवेलेंट रेडियस एंड हाइड्रोजन का अगर मैं वॉन्डरवॉल का कंपेयर करूं, कौन ज्यादा होगा इसमें? वॉन्डरवॉल, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड बना ही नहीं। तो मैं जब इसको हाफ करूंगा तो ये एक्चुअल एटम का साइज ये था और उससे भी ज्यादा हो गया ये थोड़ा। सो वॉन्डरवॉल रेडियस इज जनरली लार्जर as compared to covalent radius and metallic radius. Van der Waals radius is generally larger as compared to covalent radius and कौन सा रेडियस है ना? क्लियर है? याद रहेगा सबको? चलो बहुत बढ़िया। तो अगर मैं जनरल ऑर्डर बताऊं, देखो एक चीज और ध्यान रखना, कैटायन अगर मैं ए से ए प्लस बना रहा हूं तो साइज में क्या इफेक्ट आएगा, एंड ए से ए माइनस बना रहा हूं तो क्या आएगा? बड़ा हो जाएगा। भाई पॉजिटिव बना रहे हो आप, कैटायन बना रहे हो, तो आपको मालूम है सिग्मा वैल्यू कम हो गई, जेड स्टार बढ़ गया। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो तो सिग्मा बढ़ गया, जेड स्टार कम हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज छोटा हो जाएगा, कम होगा तो साइज बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? चलो बढ़िया। तो कैटायंस इसीलिए देखो जब मैं दिखा रहा था तो कैटायंस छोटा दिखाया मैंने, एनायन बड़ा दिखाया। एनायंस आर यूजुअली लार्जर, कैटायंस आर यूजुअली स्मॉलर। क्लियर है? अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कि सर हाइड्रोजन के लिए आपने कोवेलेंट कैसे बोल दिया? वो तो सही है, चलो कोवेलेंट तो समझ में आया, फिर आपने वॉन्डरवॉल कैसे यूज कर लिया? क्योंकि देखो जब H2H2 को आप गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनाओगे, तो जो आपस में जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो तो कोवेलेंट रेडियस वाले टर्म में आएंगे, लेकिन दूसरे जो हाइड्रोजन आपस में कनेक्टेड है इनका भी रेडियस कोवेलेंट आएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दीज टू न्यूक्लियस? दीज आर नॉन बॉन्डेड न्यूक्लियस। तो ये है हमारा D2, नॉन डिस्टेंस बिटवीन नॉन बॉन्डेड न्यूक्लियस। तो इसलिए वॉन्डरवॉल मॉलिक्यूलर कोई भी सॉलिड हो ना, मॉलिक्यूल्स वाला H2, H2O, H2SO4, कोई भी मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, वहां वॉन्डरवॉल पक्का आ जाएगा। मैं मॉलिक्यूलर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेटल्स में तो हर एटम के बीच में बॉन्डिंग, आयनिक में भी हर आयन के चारों तरफ नेगेटिव आयंस है, फिर नेगेटिव के चारों तरफ वो खाली नहीं है। लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर ये वॉन्डरवॉल टर्मिनोलॉजी हम डिफाइन कर सकते हैं। हाइड्रोजन जिसका भी फॉर्मूला आप लिखते हो ना, वो सारे मॉलिक्यूलर के अंदर आते हैं एक्सेप्ट आयनिक कंपाउंड। समझ में आया? तो इसको करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो ग्रेट। हाँ
तो भाई आयनिक साइजेस हो गए। अब आप सारे साइज की टर्मिनोलॉजी हो गई। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज। हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज के बारे में बात करूं तो भाई साइज किस पे डिपेंडेंट होगा? तो भाई दो चीजें हैं मेन, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक तो ये कि भाई कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट, फर्स्ट शेल में है कि सेकंड शेल में है कि थर्ड शेल में है। जितना ज्यादा शेल नंबर होगा उतना ही साइज ज्यादा होगा ना, है ना? हाँ ठीक है। तो साइज सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है? शेल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, जिसको मैं n बोल दूं, चलेगा? दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? जेड स्टार की वैल्यू पे। तो साइज विल बी प्रोपोर्शनल टू n बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, समझ गए क्या तुम लोग? क्वेश्चन लिखो फिर, खत्म हो गया साइज। क्वेश्चन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। सबसे पहला i, i प्लस एंड i माइनस। दूसरा Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, O माइनस 2, F माइनस। तीसरा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। चौथा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। हाँ जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर। यही दो फैक्टर दिमाग में लेके आना है, इसी से आंसर आएंगे सारे। देखो इस जेड स्टार के अंदर दोनों टर्मिनोलॉजी छुपी हुई है ना। कुछ बच्चे प्रोटॉन देखने लग जाते हैं और कुछ सिग्मा देखने लग जाते हैं। तो भाई आपको रिजल्टेंट देखना है, नेट इनवर्ट फोर्स कितना लग रहा है।
हो गया भाई? क्या लिखा ऑर्डर आपने? इसका ऑर्डर क्या लिखा? यही होगा ऑर्डर? कौन से वाले वैल्यू से देखा? सबका देखो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये आएगा, आयोडीन कौन से आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी 5th में आता है ये। तो इसका 5p 4 होगा, ये 5p 5 होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और ये 5p 6। तो सभी का आउटर मोस्ट का शेल नंबर सेम हो गया? बोलो। अगर इनका शेल नंबर सेम हो गया तो फिर हम किससे देखें? Z स्टार। और Z स्टार इज इक्वल टू क्या होता है भाई? Z माइनस सिग्मा। Z भी सेम है क्योंकि सारे आयोडीन ही। सिग्मा वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन पे। इसमें कम इलेक्ट्रॉन है, इसमें ज्यादा, इसमें और ज्यादा हो गया माइनस आने के। तो ये अगर बढ़ेगा तो Z स्टार कम होगा, Z स्टार कम होगा तो साइज बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा साइज बढ़ रहा है। क्लियर? इनके केस में क्या, सब के सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए तो सभी का सिग्मा फिक्स्ड हो जाएगा। सिग्मा फिक्स हो गया तो फिर Z स्टार की वैल्यू Z पे डिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं रहा। तो भाई प्रोटॉन किसमें? इसका 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9। बस जिसमें ज्यादा प्रोटॉन उसका साइज कम। तो सबसे बड़ा कौन होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन। सबसे छोटा एल्यूमिनियम। याद रहेगा सबको? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसमें क्या करोगे? हाँ जी, मतलब पीरियोडिक ट्रेंड अब बेसिकली देख रहा हूं। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है? Z स्टार की वैल्यू नियरली कांस्टेंट होती है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, सॉरी फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप में नियरली कांस्टेंट। ऊपर से नीचे जाने पे n बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो ऐसा कर लेंगे। अच्छा, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो क्या हो रहा था? Z स्टार का वैल्यू इंक्रीज कर रहा था तो साइज, तो भाई सबसे बड़ा है ना। अच्छा पता है, लेकिन बुक में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई जब भी हम जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, करता है, करता है, करता है, करता है, फ्लोरीन तक, हेलोजन तक, उसके बाद इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि उनके केस में नो वॉन्डरवॉल रेडियस ही मिल पाता है हमको, क्योंकि वो बॉन्ड बनाते नहीं है, इसलिए साइज इंक्रीज कर जाता है। लिखो, एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली तो ये करेक्ट है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज करे। पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ हमें भाई? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट लिखो, नोट करके लिखो, एक्सपेरिमेंटली आ रहा हूं अभी, डी के अंदर आएगा। लेफ्ट टू राइट में फॉर एस एंड पी इरेगुलरिटी नहीं मिलती है, डी के अंदर मिलती है, तो वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो लिख लिया भाई सबने? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जनरली साइज डिक्रीजेस अप टू, कहां तक डिक्रीज करता है? अप टू हेलो। नोट कर लिया भाई सबने? लेफ्ट टू राइट जनरली साइज डिक्रीज अप टू हेलोजन। हेलोजन के बाद एक्सपेरिमेंटल साइज इंक्रीजेस। क्यों? हेलोजन से नोबल गैस जाने में क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज फॉर नोबल गैसेस वॉन्डरवॉल रेडियस कैन बी ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए वॉन्डरवॉल रेडियस आपको मालूम है थोड़ा बड़ा होता है नॉन बॉन्डेड के बीच में, इसलिए वो थोड़ा बड़ा हुआ दिखता है। क्लियर है सबको? बोलो। अब एटॉमिक साइज में एक और चीज देखो आप, अब देखो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले डिक्रीज कर रहा है, वो तो वैल्यू देखना पड़ेगा, पूरा वैल्यू ड्रिवन। मैं एक वीडियो शेयर करूंगा तुम लोगों के ग्रुप में,
उस पे ना मैंने जेडीली का डेटा डिस्कस करते हुए ऑनलाइन ऐसे पढ़ा रहा था, ऑन स्क्रीन पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर आपको डेटा दिख जाएगा एग्जैक्टली। तो ये होना, ये आइडिया होना जरूरी है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रहना चाहिए, हो जाए तो चांस ही कम है, इतने सारे एलिमेंट से कैसे याद करोगे, लेकिन आप वो देखो जरूर पैटर्न कैसे डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। वो मैं भेज दूंगा आप लोग को एटॉमिक, देख लेना यार, मैं इन सबको भेज दूंगा, तो उनमें से कहीं ना कहीं तुम्हें मिल ही जाएगा, ग्रुप में डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है ना। अब देखो एक जगह ना लेफ्ट टू राइट जाते हैं, खास करके डी के अंदर, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यहां पे अगर आप साइजेस देखोगे ना तो ये लगभग लगभग एक जैसे हो जाते हैं, डी ब्लॉक करना चाहिए डिक्रीज, बट एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि मैंने एक बात बताया था आपको कि जब पेयरिंग करा रहे होते हैं तो रिपल्शन होता है। व्हेन यू आर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, डी में कितने डब्बे हैं भाई, 5 है ना, तो इनमें आप एक किए, दूसरा किए, तीसरा किए, चौथा किए, पांचवा इज ओके, जैसे ही आप पेयरिंग करना शुरू करोगे रिपल्शन भी होने लगेगा। तो रिपल्शन होने की वजह से साइजेस थोड़े बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि जेड स्टार बढ़ रहा है तो इसलिए बढ़ नहीं पाते हैं, तो नियरली कांस्टेंट हो जाते हैं। इरेगुलर है साइजेस, डी ब्लॉक के अंदर साइजेस थोड़े इरेगुलर हैं, है ना। एक तो रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है कि मैंने बोला सॉलिड, बट और सॉलिड हर चीज के एक ही जैसा नहीं होता, एक जैसी पैकिंग भी नहीं होती सबकी, है ना। और सॉलिड सॉलिड मतलब दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो वो और पेनिट्रेट कर जाएगा, तो उसका एक्चुअल साइज हमें मिल नहीं पाता है। तो प्रैक्टिकल चीजों को ध्यान में रखते हुए देखें तो डी ब्लॉक में इरेगुलरिटी साइज की ज्यादा मिलती है। अच्छा, ऊपर से नीचे जाने में कहाँ इरेगुलरिटी मिलती है साइज की, तो ऊपर से नीचे जाने में बोरॉन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम, इनके साइजेस नियरली आसपास हो जाते हैं। इनफैक्ट गैलियम थोड़ा छोटा हो जाता है, इंक्रीज करना चाहिए बट ऐसा हो जाता है। और कहां पे देखने को तकलीफ मिलता है, टाइटेनियम से जिरकोनियम साइज इंक्रीजेस, यहां से यहां जाते हैं तो साइज डिक्रीजेस। लिखो इरेगुलरिटी ऑफ साइज इन, irregularity of size in boron family, boron family देखो, from boron to aluminum size increases, which is expected also, but from aluminum to gallium size slightly decreases, बहुत कम डिफरेंस है। एल्यूमिनियम साइज इंक्रीजेस विच इज क्वाइट नॉर्मल, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करना चाहिए, बट फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम साइज स्लाइटली डिक्रीजेस विच इज अनएक्सपेक्टेड। ऐसा क्यों हो रहा है, वही डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, ऐसे ही आप लिख लेना, टाइटेनियम से जिरकोनियम जाते हैं तो साइज इंक्रीजेस, वेयर जिरकोनियम से हाफनियम जाते हैं तो साइज डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये फर्क आपको लगभग लगभग यहां पे देखने को मिलेगा, फोर्थ ग्रुप से लेकर के आपको 12th ग्रुप तक ये देखने को मिलेगा कि जो साइजेस हैं 6th पीरियड एलिमेंट्स के एंड 5th पीरियड एलिमेंट के, ये लगभग आसपास होते हैं। तो ये नोट करके लिख लो, साइज ऑफ 5th पीरियड एलिमेंट एंड 6th पीरियड एलिमेंट आफ्टर थर्ड ग्रुप आर सिमिलर, the size of 5th period element and 6th period element after third group are similar, क्यों क्यों ऐसा, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और इरेगुलरिटी अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने की इन अ पीरियड, तो आपको डी ब्लॉक में देखने को ज्यादा मिलता है ड्यू टू पेयरिंग, एंड पेयरिंग कॉजेज रिपल्शन। ठीक है, अब एक काम करो, थोड़ा डेटा देखो एनसीईआरटी के साइज का, और थोड़ा डेटा देखो जो मैंने मॉड्यूल आपको दिया है उनमें देखो, तो मॉड्यूल निकाल करके देखो साइज का। इसके बाद अगला टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे किसका, क्या पढ़ने वाले हैं, आयनाइजेशन। साइज खत्म हो गया।
कर लिया भाई तुम लोगों ने? चलो, क्या देखा तुम लोगों ने इसमें? साइजेस देख लिए? आइडिया लगा कुछ एटॉमिक साइजेस कैसे बढ़ रहे हैं? हाँ, चलो ग्रेट। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो सब करना तुम लोग। हेडिंग डालो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे बेटा ना। सबसे पहले आयोनाइजेशन डिफाइन कैसे करते हैं? कैसे डिफाइन करते हैं आयोनाइजेशन को? तो लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom. Minimum amount of energy required to remove electron from isolated gaseous atom. राइट? अब देखना इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे अगर मैं बोलूं कि सोडियम नेचर में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट अगर आप इससे Na+ बनाओ गैस करके और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये जो एनर्जी लग रही है, क्या इसको मैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोलूंगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि ये आपने सॉलिड से निकाला है। पहले आप इसको क्या बनाइए? गैस, Na गैस। कौन सा एनर्जी देना पड़ेगा? सब्लिमेशन। अब यहां के बाद ये जो प्रोसीजर है ना, दिस इज आयोनाइजेशन। ये ध्यान रखना, दिस इज आयोनाइजेशन। अच्छा बताओ, आयोनाइज करने के लिए नेचुरली एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जब किसी सिस्टम के अंदर आपको एनर्जी देनी पड़ती है कोई काम कराने के लिए, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस ना। तो आयोनाइजेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। नोट करके लिखो, ये आयोनाइजेशन नहीं है, ये आयोनाइजेशन है। बेसिकली अगर इस प्रोसेस को समझोगे तो दिस इज सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन, दिस वन। ठीक है, लिखो आयोनाइजेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऐसे लिख लेना है इसको ऐसे। आयोनाइजेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना। अब मैं बात करूं कि सर जैसे मान लो आप लिथियम ले लो, तो भाई लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल स्टेट में? 3। भाई मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालूं Li का, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो वो भी आयोनाइजेशन हुआ। और एक बार ही इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर दूसरा निकालूं तो भी आयोनाइजेशन। तो इनमें कोई अलग अलग नाम है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। Li3++ इलेक्ट्रॉन, पहले वाले को बोलते हैं IE1, दूसरे वाले को बोलते हैं IE2, तीसरे वाले को बोलते हैं। तो कितने आयोनाइजेशन टर्म डिफाइन हो सकते हैं लिथियम के लिए? 3। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन। ध्यान रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी को केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, IP, IE एक ही चीज है बेटा, केमिस्ट्री के अंदर एक ही चीज है दोनों। हालांकि आपको मालूम है पोटेंशियल अलग होता है, बट केमिस्ट्री में कई बार कुछ टर्मिनोलॉजी इतनी कॉमन हो जाती है कि फिजिक्स में वो गलत भी हो तो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं मोल निकालने के लिए, मास बाई मोलर मास इज द एक्चुअल टर्म, बट वेट बाई मोलर वेट भी हम बोलते हैं, है ना। तो और वेट लिखते समय हम लोग सीधा ग्राम में लिख देते हैं। तो वेट तो फोर्स का यूनिट है ना, न्यूटन में लिखना चाहिए, डाइन में लिखना चाहिए, बट वो तो लिख रहे होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल यूज कर रहे। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड। क्या कोई वैल्यू निकाल सकते हो इसमें से? क्या इनमें कोई आयोनाइजेशन का वैल्यू आप निकाल सकते हो? डू यू हैव एनी फॉर्मूला टू कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी? तो फिर से दिमाग में आएगा, सर हमने तो बोहर में ही पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इंटू Z²/1²। लेकिन ये किसके लिए था? हाइड्रोजन लाइक। क्या इसमें कोई हाइड्रोजन लाइक है? यस। कौन सा?
तो ये आप IE3 निकाल सकते हो, बट 2 and 1 नहीं निकाल सकते हो। ये हमें एक्सपेरिमेंटल तरीके से ही देखना पड़ेगा, एनर्जी दे करके देखना पड़ेगा कब आयनाइज हो। ठीक है, तो लिख लो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, different ionization terms can be defined. Depending on the number of electrons, depending on the number of electrons in an atom, different ionization terms, different ionization terms can be defined. कौन कौन से हैं बेटा, लिख लो, IE1, 2 and 3. IE1, 2 and 3 for lithium. 3 different ionization. फर्स्ट IE1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, और ये क्या है, थर्ड आयनाइजेशन। और ये भी बात लिख लो कि IE3 वी कैन कैलकुलेट यूजिंग बोहर्स इक्वेशन। कौन सा था, IE is equal to 13.6 Z²। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक हो गया। अंडरस्टूड। अच्छा, अब कोई पूछे कि भाई अब ये बताओ, चलो ठीक है, आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, कंपेयर तो कर सकते हो, इन तीनों में क्या ऑर्डर होगा 1 2 3 में, फिर हाँ, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते जाओगे तो सोचो ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, सिग्मा कम हो जाएगा, Z* बढ़ जाएगा, एंड Z* बढ़ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, डिक्रीज नहीं करता है कभी। तो ये बात लिख लो, IE1 से ज्यादा हमेशा IE2 होगा। न्यूट्रल एटम के लिए बोल रहा हूं IE3, एंड इससे ज्यादा IE4 एंड डॉट डॉट। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस मीन्स एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता चला जाएगा, मोर एंड मोर डिफिकल्ट। ठीक, यहां तक क्लियर है। चलो अब हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन से फैक्टर्स हैं भाई, सो देयर आर 4 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं चारों में, सबसे पहला आता है, बोलो, सबसे पहला आता है साइज, दूसरा Z*, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके अंडर में 2 पॉइंट आते हैं ना। अब चलो एक एक करके देखते हैं भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, Z* के, इजंट इट भाई। जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा हो उसको आप निकाल अच्छे से नहीं पाओगे, आसानी से नहीं पाओगे, तो डायरेक्टली मोर अट्रैक्शन मोर विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं सर अगर साइज ज्यादा हो गया, न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स K Q1 Q2 बाई R² होता है। अगर R ज्यादा हुआ, साइज ज्यादा हुआ तो फोर्स कम हो जाएगा, कम फोर्स लगेगा तो निकालना इजी हो जाएगा। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। फिर ये कॉन्फ़िगरेशन में क्या पॉइंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो एक चीज ये है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कौन से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है भाई, P3 हो गया, P6 हो गया, D5 हो गया, D10 हो गया, F17 हो गया, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ भाई, F7 हो गया,
या F14 हो गया, ये सब क्या है? हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। ये सब क्या है भाई? हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। Half filled and fully filled subshells are more stable. Half filled and fully filled subshells are more stable, so it is difficult to remove electron from them. आप बोल सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी फॉर NH2 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू NH2NP1, ये याद रखना। अब ये क्यों लिखवा रहा हूं अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या है। अगर ये चारों पॉइंट आप दिमाग में रखते हो तो हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। NH2 का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NH2NP1 से। अब ये समझाना चाह रहा हूं क्यों है, देखो ध्यान से। ये बताओ, अगर मैं बोलूं 2s एंड 2p, इन दोनों पे न्यूक्लियस की तरफ से किस पे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है? 2s पे लगता है, क्योंकि 2s कैसा है? स्फेरिकल। और p कैसा है? डिस्पर्स्ड है, डंबल टाइप। तो s पे जो अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियस से वो बेटर लगता है, इसलिए बोलते हैं s हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन p। दो टर्म आते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर एंड शील्डिंग वैल्यू। इंटरेस्टिंगली बेटा, शील्डिंग वैल्यू एंड पेनिट्रेटिंग पावर दोनों ही s की अच्छी होती है। तो अगर इन दोनों का, हालांकि मीनिंग अलग अलग है, लेकिन आप समझ लो कि NS का हमेशा ज्यादा होता है NP से, और उसका ज्यादा होता है ND से NF से। कुछ ऐसी वाली बात है कि भाई अगर 4s 4p 4d सब एक जैसा हमें मान लो, तो फिर न्यूक्लियस के नजदीक कौन पहुंचता है? S, उसके बाद P, उसके वो कैसे मालूम है? N+L रूल लगा करके देख लो। तो इसलिए बोलते हैं कि S ज्यादा पेनिट्रेट किया, फिर P, फिर, और ठीक उसी तरीके से अगर इनके साइजेस देखो तो जो जितना न्यूक्लियस को अच्छे से कवर कर रहा है वो न्यूक्लियस के फोर्स को बाहर जाने नहीं दे रहा है, तो वो शील्ड अच्छे से कर रहा है। तो d ऑर्बिटल F ये सब डिफ्यूज्ड होते हैं बहुत ज्यादा, इसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए बोलते हैं D हैव पुअर शील्डिंग, D इलेक्ट्रॉन्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, F इलेक्ट्रॉन हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। याद रहेगा सबको? तो ये नोट करके लिख लेना। तो उस हिसाब से देखा जाए, सिंस S experiences more nuclear force as compared to P, ध्यान देना ये मैंने S1 S2 के बीच में नहीं बोला है, S2 P1 के बीच में बोला है। NH2 and NH2 P1 अगर लिखा हो कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं एकदम प्रिसाइसली बता दे रहा हूं भाई। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इनका NH2 होता है, और बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम इनका क्या होता है? NH2NP1। तो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं कि इनमें इसको आयोनाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू ये। जगह भी बता दे रहा हूं, बात ही खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर इन चारों बातों को आप दिमाग में रख सकते हो, इनफैक्ट ये तीन को, तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड बता सकते हैं। करें? लिखो क्वेश्चन। हाँ, थियरी हो गया खत्म। Arrange in increasing order of ionization energy. Arrange in increasing order of ionization energy. कौन सा दे रहा हूं बेटा? सबसे पहला वही वापस से सेम चीज, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस O-2 F माइनस। जल्दी बताओ। क्या होगा?
बोलो, ऊपर वाले में सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? एल्यूमिनियम C+। समझ में आ रहा है? कौन से फैक्टर से सर? दोनों से। साइज से भी देखोगे तो भी यही आंसर आएगा, और जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा इसका होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और सबसे कम किसका आएगा? O-2। तो इट इज मच इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, एंड देन दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी I, F- फिर Na फिर Mg। इनमें बात करूं तो लिथियम सबसे ज्यादा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्या ये पीरियोडिक ट्रेंड हो गया? ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है, बोलो ना। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, लिखो पीरियोडिक ट्रेंड में, लिखो पीरियोडिक ट्रेंड। When we move from top to bottom in a group, when we move from top to bottom in a group, the value of ionization energy decreases। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, और Z इफेक्टिव लगभग कांस्टेंट है, कॉन्फ़िगरेशन सबका सिमिलर है, तो ये वाला पॉइंट यूजलेस हो गया, ये भी यूजलेस हो गया, सिर्फ साइज से हमारा ऑर्डर आ जाए। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं सर जेड स्टार यूनिफॉर्म नहीं होता है? आप देखो, जैसे ही आप यहां पे बोल दोगे, बेरिलियम वाले में भी ये बात बोल सकते हो, इनफैक्ट स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम में भी बोल सकते हो, एक्टिनियम वाले में भी, लेकिन इसके इमीडिएट बाद टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम एंड रदरफोर्डियम में, तो टाइटेनियम से जिरकोनियम पे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ऐसा होगा, एंड जिरकोनियम से हाफनियम पे आयनाइजेशन एनर्जी ऐसा हो जाएगा। क्यों? जेड स्टार बढ़ गया। वो याद है ना, जहां जहां पे वो जेड स्टार पंगे किया हुआ है, उन सारे जगहों पे प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, ये याद रखना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, याद रहेगा। और दूसरा, बोरॉन फैमिली में भी याद है आपको, आप ये नोट करके लिख सकते हो कि 6th पीरियड का आयोनाइजेशन एनर्जी 5th पीरियड से ज्यादा ही है। कहां तक ये ट्रेंड फॉलो होता है? हाफनियम से शुरू होकर के लेड तक, हाफनियम से शुरू होकर के लेड तक ये फॉलो होता है ट्रेंड, कि 6th पीरियड का ज्यादा होता है 5th पीरियड से, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आप बोल सकते हो। अच्छा, आप देखो बोरॉन फैमिली में दिखाता हूं। बोरॉन फैमिली में दो प्रॉब्लम आती है, एक तो गैलियम वाली और एक थैलियम वाली। एक्सपेक्टेड क्या था? डाउन द ग्रुप ऐसा होना चाहिए, बट रियलिटी में क्या होता है? बोरॉन सबसे टॉप पे, फिर थैलियम आ जाता है सेकंड बेस, फिर थर्ड बेस गैलियम, एंड फिर एल्यूमिनियम, और सबसे नीचे इंडियम। देख रहे हो, ये थैलियम यहां पहुंच गया और गैलियम तो ऊपर जाएगा ही। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है अगर क्वेश्चन पूछने के लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि बाकियों में याद थोड़ी ना करना है, सब कॉमन सेंस से आंसर कर देंगे। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। क्वेश्चन फिर वहां से क्यों पूछेगा? वो तो कोई नहीं भी पढ़ के जाएगा तो भी आंसर कर देगा। तो जो पढ़ा हुआ है ये टॉपिक, वही सिर्फ ये जानेगा कि हाँ बोरॉन फैमिली में दिक्कत आती है, या लैंथेनॉइड्स वाला जो हमारा केस था वहां दिक्कत आती है। तो आपको अपना फोकस वहां बना के रखना है, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे जनरली। यहां तक क्लियर हो गया? बोलिए। हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इसको मैं अगले क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा, एंड दैट इज, देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनका IE1 का ट्रेंड मेरे को चाहिए, एंड IE2 का ट्रेंड चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले आप इसको अटेम्प्ट करो, मैं एक चीज समझा देता हूं, विच इज द लास्ट थिंग। बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2s2 2p1। तो यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकंड शेल से निकल रहा है, दूसरा भी निकालोगे तो सेकंड से, तीसरा भी निकालोगे तो सेकंड से, लेकिन चौथा निकालोगे, शेल चेंज हो गया। और अगर आप वैल्यूज कभी मॉनिटर करो, जब कभी भी शेल चेंज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी वूपिंग वैल्यू के साथ इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। कितना गुना? 4-5 गुने से लेके 8-10 गुने तक का डिफरेंस देखने को मिलता है। दिस हाउ वी यूज टू चेक। वरना नॉर्मली
लगभग डबल हो गया, 1.5 टाइम्स हो गया, 2.5 टाइम्स हो गया नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। लेकिन अगर शेल चेंज हो गया कभी भी, तो ऐसे केस में कम से कम 4-5 टाइम्स से लेकर के 8-9 टाइम्स तक इंक्रीज होता है। एंड इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि बोल देगा कोई एलिमेंट एक्स है, उसका IE1, IE2, IE3 ऐसे टेबल दे देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा लिख देगा। पूछेगा कि इसको देख के बताओ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो जहां पे बड़ा जंप हो गया, इसका मतलब अब अगला इलेक्ट्रॉन निकालना इनर शेल का बात हो गया, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करो, वैलेंस शेल का आंसर। इन पे भी मैं क्वेश्चन अगले क्लास में कराऊंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास।